हेलो स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट। एजेंट और नौकर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब एजेंट तो क्या होता है कि वो अपने प्रिंसिपल के थ्रू, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, ठीक है, अपने जो है थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता है और उसके कार्यों के लिए जो है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो अब वैसे तो सर्वेंट भी अपने जो है ओनर के अंडर ही काम करता है और थर्ड पार्टी के साथ जो भी बातें उसे कही जाती हैं वो सभी बातों को मानता है। लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई बात भी करता है तो लेकिन वो एक लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है। लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए एजेंट ही अपॉइंट किया जा सकता है, एजेंट के थ्रू ही वो इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। तो एजेंट जो है थर्ड पार्टी से डीलिंग्स कर सकता है लेकिन वो लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है। अब एजेंट और उसमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं हम कि जो एक सर्वेंट है उसे ऑनर के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, जबकि जो एजेंट है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए जो है उसे अपॉइंट किया जाता है। अब नौकर को ये बताया जाता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है ये भी बताया जाता है, ठीक है। लेकिन एजेंट को क्या बताया जाता है कि क्या काम करना है ये तो बताया जाता है, लेकिन वो काम कैसे करना है, ठीक है, ये एजेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो काम कैसे किया जाएगा। अब नौकर जो काम करता है वो जो ऑनर है, मालिक है, उसको थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लाइबल नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि एजेंट जो काम करता है, एजेंट का काम ऑनर का, एम्प्लॉयर का काम ही माना जाता है और जो प्रिंसिपल है, एम्प्लॉयर है, वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा, ठीक है। ये माना जाएगा कि एजेंट ने जो काम किया वो थर्ड पार्टी के लिए वो एम्प्लॉयर नहीं किया है, ठीक है, इसलिए एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जो एजेंट है वो एम्प्लॉयर का सर्वेंट नहीं है, जबकि जो सर्वेंट है वो ऑनर का इम्प्लाइड एजेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है कि एजेंट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकता है लेकिन सर्वेंट वो नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले है एग्रीमेंट, ओरल और रिटन। तो सेक्शन 186 क्या कहता है कि एक एजेंसी की जो स्थापना है वो ओरल या रिटन एग्रीमेंट के थ्रू हो सकती है, ठीक है। अगर एक रिटन एग्रीमेंट के थ्रू अगर एजेंसी की को क्रिएट किया जाता है तो जो भी बातें रिटन एग्रीमेंट में लिखी होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ही एजेंट को काम करना होता है। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए एजेंट को अपॉइंट किया गया है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रिटन में होना चाहिए, रिटन में तो होना ही चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए अगर एजेंट को अपॉइंट किया गया है, साथ में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका इम्प्लीकेशन और इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। तो सेक्शन 187 क्या कहता है, जब पार्टीज़ के बिहेवियर से या कुछ सिचुएशन से ऐसा लगता है कि पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एजेंसी का रिलेशनशिप है, ठीक है, जब उनके बिहेवियर से लगता है, अब ना यहाँ ओरल है ना रिटन है, उनके बिहेवियर से या सर्कमस्टांसेस से ऐसा लगता है कि उनके बीच में एक एजेंसी का रिलेशनशिप है, तो इसे इम्प्लाइड या इम्प्लीकेशन के थ्रू जो है एजेंसी कहते हैं। जैसे अब पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप में जो सभी पार्टनर्स हैं एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्प्लाइड जो है एक क्रिएशन है एजेंसी की। तो यहाँ पे क्या है कि इम्प्लाइड एजेंसी में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म किए बिना एजेंट के जो इम्प्लाइड राइट्स हैं उनको लिमिट नहीं कर सकता, ठीक है। कैसे, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गुड्स खरीदने का क्रेडिट पे एक इम्प्लाइड अथॉरिटी दी हुई है, तो यहाँ पे वो उसकी वाइफ जो है उसकी इम्प्लाइड एजेंट हुई, तो वो गुड्स खरीदती रहती है और पति उसके गुड्स की पेमेंट करता रहता है। तो यहाँ पे अगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की
कुछ लिमिट करना चाहता है तो उसे कहा किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसे सेलर को इन्फॉर्म किए करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको इसको जो है इतने तक की ही गुड्स सेल करनी है, ठीक है, मान लिया 10,000 तक ही गुड्स आपको सेल करनी है, तो इसे जो है सेलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद है बाय रेटिफिकेशन, ठीक है। अब ये है कि अगर कोई पर्सन, सेक्शन 196 क्या कहता है, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयर की नॉलेज के बिना कोई काम कर देता है और बाद में एम्प्लॉयर उस काम को रेटिफाई कर देता है, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने एम्प्लॉयर की जानकारी के बिना कोई काम कर दिया और बाद में एम्प्लॉयर ने उसको रेटिफाई कर दिया तो इसे कहते हैं रेटिफिकेशन के थ्रू एजेंसी का क्रिएशन होता है, ठीक है, कि एजेंसी का जो क्रिएशन है वो रेटिफिकेशन के थ्रू हुआ है। तो इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि मान लिया ए ने जो है बी के से बिना पूछे, ठीक है, सी को पैसे उधार दे दिए, ठीक है, बी के पैसे थे, बी के रुपए थे, ए ने बी से बिना पूछे सी को लोन दे दिया, ठीक है, बाद में जो है बी ने सी से उस लोन का इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसे क्या कहेंगे, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ठीक है, तो इसे एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी भी कहते हैं। तो ये अब यहाँ पे उस इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करना एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, वो इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और नहीं भी एक्सेप्ट करता। अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो एजेंसी की क्रिएशन हो जाएगी, तो इसे कहते हैं एजेंसी की क्रिएशन थ्रू रेटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। तो इसमें क्या है कि ये एस्टॉपल का जो प्रिंसिपल है ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में दिया गया है, ठीक है, और इसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 237 में भी इसे बताया गया है। तो इसमें क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण द्वारा, अर्थात अपने प्रदर्शन द्वारा, यहाँ पे एस्टॉपल का मतलब क्या है, अपने शब्दों या आचरण द्वारा या अपने प्रदर्शन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि कोई अमुक व्यक्ति उसका एजेंट है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, और इस प्रकार विश्वास कराने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा उस अमुक व्यक्ति के साथ किए गए व्यवहारों के लिए अपने दायित्व को अस्वीकार करने से रोक दिया जाता है। मतलब पहले किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वास्तव में वो उसका एजेंट नहीं था, और दूसरे व्यक्ति ने इस बात के बेस पर उस व्यक्ति से व्यवहार कर लिया, तो फिर वो व्यक्ति जो है अपने इस बात से इनकार नहीं कर सकता, तो वो उस पर्सन के एजेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके 3 फॉर्म्स हो सकती हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पहला कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट मान सकता है जबकि वह दूसरा व्यक्ति उसका एजेंट नहीं है, ना कभी रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि ए सी के सामने उसकी जानकारी में बी से कहता है कि वह सी का एजेंट है, ठीक है। ए सी के सामने उसकी जानकारी में बी से कहता है कि ए सी का एजेंट है, ठीक है। सी सुन लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो अब बी इस बात पे विश्वास करके ए से कोई जो है डीलिंग कर लेता है, कुछ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो अब सी बाद में मना नहीं कर सकता, सी उस जो भी डीलिंग है उससे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, चाहे ए उसका एजेंट नहीं है, फिर भी, ठीक है। ए ने सी के सामने कहा था कि वो उसका एजेंट है, तो फिर ए जो है ए के कार्यों के लिए सी रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ऐसा ही केस तब होता है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कर लेने देता है कि उसके एजेंट के अधिकार उससे व्यापक है जितने कि उसने उसे वास्तव में दे रखे हैं, ठीक है। मान लो एक केस में एक होटल के मैनेजर को अपने एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ गुड्स खरीदने का राइट था, ठीक है, और अब मैनेजर को कुछ राइट था कि वो कुछ गुड्स ही खरीद सकता है, लेकिन मैनेजर ने गुड्स खरीदी, ठीक है, तो उसने ऐसी गुड्स खरीद ली जो उसे खरीदने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो बाद में जो है, जो होटल का ओनर है, वो सभी गुड्स खरीदने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, ठीक है, क्योंकि उसने अपने बिहेवियर से ये माना
कि मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल था, उसने मैनेजर को ये राइट्स दे रखे थे अपने बिहेवियर से कि वो सारी गुड्स जो है ख़रीद सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट होना मान सकता है यद्यपि वह उसका एजेंट नहीं है। मान लो ए जो है वो बी का एजेंट रहा है, ए एजेंट के रूप में काम करता था, ठीक है, ए बी के एजेंट के रूप में काम करता था। अब कुछ समय बाद ए बी का एजेंट नहीं रहा, ठीक है। अब बी ने इसकी सूचना अपने कस्टमर्स को नहीं दी, अब किसी कस्टमर ने ए के साथ डीलिंग कर ली, ठीक है, तो यही माना जाएगा कि ए जो है वो ए के काम के लिए बी रेस्पॉन्सिबल है। जो भी बी अगर अपने कस्टमर को बता देता है कि अब मेरा एजेंट नहीं रहा, तो फिर वो ए के साथ किए गई डीलिंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब उसने नहीं बताया तो ए की एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो बी रेस्पॉन्सिबल होगा, जो भी उसने डीलिंग की। अब ये था कि ये जो हमने किया है ये क्या है, बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट, ठीक है। तो ये अब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि क्या था कि जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास दिला देता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका एजेंट है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, और इस प्रकार जो विश्वास करता है व्यक्ति, वो उस व्यक्ति के साथ किए गए व्यवहारों के लिए अपने दायित्व को अस्वीकार करने से रोक दिया जाता है। यानी कि जो ऐसा व्यक्ति फिर पहले तो कह देता है मेरा एजेंट है, बाद में कहता है नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है अपने दायित्व को उसे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। उसके बाद है बाय नेसेसिटी। बाय नेसेसिटी में क्या होता है कि कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाती हैं कि किसी दूसरे की ओर से एक व्यक्ति को जो है एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं नेसेसिटी, ठीक है, एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 189 क्या कहता है कि किसी इमरजेंसी की सिचुएशंस में नियोक्ता को होने वाली हानि से बचाने के लिए ऐसा कोई कार्य करना जो कि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति वैसी ही परिस्थितियों में अपने माल को बचाने के लिए करता है, आवश्यकता द्वारा एजेंसी कहलाती है, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें किसी व्यक्ति को काम करना पड़ता है ताकि दूसरे व्यक्ति का लॉस ना हो, तो इसे क्या कहते हैं, आवश्यकता द्वारा एजेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि एक घोड़ा भेजा गया रेल के थ्रू, और जब स्टेशन पर उसे उतारा गया तो वहाँ पर उसका जो ऑनर था जिसको घोड़े की डिलीवरी लेनी थी वो नहीं आया। तो अब स्टेशन मास्टर को क्या करना पड़ा कि उसे जो है मजबूरी में उस घोड़े को खाना खिलाना पड़ा ताकि वो जीवित रहे। तो फिर अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जो स्टेशन मास्टर है वो घोड़े का एक नेसेसिटी के थ्रू एजेंट बन गया है, तो यहाँ एजेंसी की क्रिएशन होगी बाय नेसेसिटी, ठीक है। तो इस तरह से घोड़े को जो भी खिलाने का खर्चा है वो ऑनर को, स्टेशन मास्टर को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो कहाँ पे लागू होता है, जहाँ पे एजेंट अपने अधिकारों से बाहर काम करता है, लेकिन फिर अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो फिर ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद पहला क्या है इसमें कि अगर वो ऐसा अधिकारों से बाहर काम करता है, अगर आवश्यकता का सिद्धांत है तो उन सभी मामलों में लागू होता है जिनमें एजेंट अपने अधिकारों से बाहर काम करता है, परंतु उसके लिए कुछ कंडीशंस का पूरा आना आवश्यक है, तभी माना जाएगा कि उसका जो है उसने जो काम किया है वो सही है, ठीक है। और ऑनर रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो पहला क्या है, एजेंट नियोक्ता से संपर्क स्थापित करने की स्थिति में नहीं था। एजेंट जब अपने प्रिंसिपल से कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तब नियोक्ता की रक्षा हेतु उसने सभी आवश्यक एवं उचित कदम उठाए, ठीक है, उसने उसकी रक्षा के लिए सारे कदम उठाए हैं, उसने गुड फेथ में काम किया है। आवश्यकता वास्तविक एवं निश्चित थी, जो आवश्यकता थी वो ज़रूरत थी उस काम को करने की। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, इसको आपने अच्छे से करना है, समझना है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना।